हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर की पिछली ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन पर्वत निर्माण के सिद्धांतों वाले टॉपिक को लेकर चले थे। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी कि उन्हें दो वर्गों के अंदर विभाजित किया जाता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। दोनों ही वर्ग के अंदर जो क्षैतिज संचलन है जिसकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हो रही थी, इसलिए दोनों को अलग अलग प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला जो वर्ग है उसके अंदर क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर जो सिकुड़न या संकुचन है उसकी वजह से हो रही थी, और दूसरा जो वर्ग है उसमें क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति महाद्वीपीय प्रवाह के कारण मानी जाती है। इस कारण क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति महाद्वीपीय प्रवाह के कारण और पृथ्वी में सिकुड़न होने के कारण, मतलब दो अलग अलग कारकों के कारण हो रही है, इसलिए दो अलग अलग वर्गों का निर्माण किया गया। और इनमें जो सिद्धांतों ने अपना जो मत दिया था या सिद्धांत दिया था, उनको इन दोनों ही वर्गों के अंदर शामिल किया गया था। अपन पहला वर्ग लेके चले थे। पहले वर्ग के अंदर अपन ने कोबर का पर्वतीय निर्माण जो सिद्धांत है उसका अपन ने अध्ययन किया था पिछली क्लास में। कोबर ने किस प्रकार से पर्वत निर्माण की अवस्थाएं बताई, किस प्रकार से कोबर ने पर्वतों का निर्माण होना बताया, वो अपन ने पढ़ा। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में अपन कोबर के सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है कोबर के सिद्धांत की आलोचनाएं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कोबर का सिद्धांत बताया था, वो अपना कोबर का पूरा सिद्धांत कंप्लीट हो गया था। अब देखिए, कोई भी जो सिद्धांत दिया जाता है उसको स्वीकार करने वाले और अस्वीकार करने वाले दोनों ही लोग होते हैं। कई लोग या कई विद्वान ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर सिद्धांत से सहमत होते हैं, जो मत बताया गया है उसे स्वीकार करते हैं, उससे सहमत होते हैं। दूसरे वे भूगोलवेत्ता या विद्वान होते हैं जो उस मत से या सिद्धांत से सहमत नहीं होते या उसे अस्वीकार करते हैं। अब देखिए, आलोचनाएं जब होती है ना, तो आलोचनाएं जब होती है तभी दूसरे सिद्धांत का जन्म होता है। अगर कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और उसकी आलोचना नहीं हुई, सब ने उसे स्वीकार कर दिया, तो दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। प्रतिपादन दूसरे सिद्धांत का तभी होगा जब एक सिद्धांत की या उससे पहले वाले सिद्धांत की आलोचनाएं होगी और उसमें जो भी कमियां रह गई हैं या विद्वानों के अनुसार जो भी उसके अंदर कोई कमी रही है उसे दूर करने का प्रयास करते हुए नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। यही कोबर के सिद्धांत के साथ भी हुआ। कोबर ने अपना सिद्धांत दिया, उसके बाद में उसकी आलोचनाएं हुई। अब आलोचनाएं कौन कौन सी उसकी अपन बात करते हैं। देखिए, पहली आलोचना की अगर मैं बात करूं तो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो पर्वत निर्माण से संबंधित कई तथ्यों का उचित उल्लेख करता है, परंतु कुछ स्थानों पर इसमें दोष पाए गए हैं। वो दोष कौन कौन से हैं? देखिए, पहली बात अपन करते हैं कि कोबर द्वारा जो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल है जिसका वर्णन किया गया है वो पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कोबर ने जो पृथ्वी के अंदर जो संकुचन से उत्पन्न बल बताया है जिसके कारण पर्वतों का निर्माण हुआ है वो उपयुक्त नहीं माना गया। दूसरी बात करते हैं अपन कि कोबर के अनुसार भूसन्नति के दोनों पार्श्व सरकते हैं। कोबर ने यही बताया कि ये जो भूसन्नति है इसके ये जो दोनों पार्श्व है, जिसे कोबर ने अग्रदेशों का नाम दिया था, ये दोनों पार्श्व क्या है, एक दूसरे की ओर सरकते हैं, जिससे बीच वाला जो मलबा है ये क्या होता है, ऊपर की ओर गति करता है, पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन जो स्वेश है
स्वेस भूगोलवेत्ता है, उसने बताया कि दोनों पार्श्व नहीं सरकते, सिर्फ एक पार्श्व ही सरकता है, एक पार्श्व ही सरकता है, दूसरा पार्श्व स्थिर रहता है। ठीक है, ये इसकी आलोचना हो गई। कोबर ने बताया कि दोनों जो अग्रदेश है या दोनों जो पार्श्व है वो सरकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। स्वेस के अनुसार एक ही पार्श्व सरकता है, दूसरा जो पार्श्व है वो स्थिर माना जाता है। तीसरी आलोचना की बात करूं तो देखिए, पूर्व और पश्चिम दिशा में जो पर्वत फैले हुए हैं उनका जो स्पष्टीकरण है वो तो इस सिद्धांत से हो जाता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए जो पर्वत है उनका ये स्पष्टीकरण करने में असमर्थ लगता है। पूर्व पश्चिम में फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण तो इस सिद्धांत से होता है, परंतु उत्तर से दक्षिण की ओर फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण करने में यह असमर्थ है। ये कुछ आलोचनाएं बताई गई कोबर के सिद्धांत की। देखिए, आलोचनाओं के साथ ही अपना जो कोबर का पर्वत निर्माणक जो सिद्धांत था, भूसन्नति वाला जो सिद्धांत था, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट, कोबर के सिद्धांत के बाद में जो सिद्धांत आता है वो है होम्स का सिद्धांत। होम्स का सिद्धांत। ठीक है, देखिए, होम्स का जो सिद्धांत था उसको संवहनीय तरंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संवहनीय तरंग सिद्धांत। होम्स के सिद्धांत को संवहनीय तरंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब जो होम्स था, देखिए उसका नाम क्या था पूरा। होम्स का जो पूरा नाम था वो था आर्थर होम्स। जो आर्थर होम्स है उसने देखिए अपने जो संवहनीय तरंग सिद्धांत जो दिया था उसके अंदर भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों के अंदर विभक्त किया है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना है, इसको दो मंडलों में विभक्त किया है। ठीक है, ऊपरी मंडल को क्रस्ट, ऊपरी मंडल को क्रस्ट कहा जाता है, जबकि जो निचला मंडल है उसको अथाह सागर नाम दिया गया है। ये जो क्रस्ट है इसकी रचना सियाल से मानी गई है और जो अथाह सागर है इसकी रचना सीमा से हुई है। देखिए, पृथ्वी की संरचना से संबंधित जो ये परतें हैं इनको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो सियाल है उसका निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है और सीमा का जो निर्माण है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। ठीक है, जो आर्थर होम्स है उसने ये बताया कि जो ऊपरी मंडल है जिसका निर्माण क्रस्ट से हुआ है
ठीक है। ऊपरी जो मंडल है उसको इसने क्रस्ट का नाम दिया है और निचले मंडल को इसने अथाह सागर का नाम दिया है। ऊपरी मंडल का निर्माण सियाल से हुआ है, सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के संयोग से हुआ है। और निचला मंडल जिसको अथाह सागर नाम दिया गया है उसका निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी कि शॉर्ट में अपने इसको सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब सियाल जो है वो मुख्यतः क्या है, महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनके ऊपर आधारित होती है। यद्यपि पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, परंतु इनका तापमान अधिक नहीं हो पाता क्योंकि ऊपरी सतह से परिचालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार हुआस होता रहता है। इसके विपरीत जो अथाह सागर है उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं, परंतु इनसे उत्पन्न ताप का संचय होता रहता है जिसके कारण तापमान अधिक हो जाता है। देखिए ये इस प्रकार से बताया गया कि ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। ये ऊपर वाला मंडल है, ये नीचे वाला मंडल है। ऊपर वाला जो मंडल है इसमें रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है उसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पर ऊष्मा का और विकिरण इनका क्या है, संचय नहीं हो पाता, संग्रह नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो क्या होगा, कम होता है। ठीक है। लेकिन जो अंदर वाला जो भाग है, जो निचला वाला भाग है अथाह सागर, ये है क्रस्ट और ये है अथाह सागर। जो अथाह सागर है यहाँ पर जो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है, रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। और कम होने के बावजूद भी क्या है कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है उनका क्या है कि यहाँ पर जो एक संचय है विकिरण का, ऊष्मा का, वो यहाँ पर लगातार होता रहता है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो संवहनीय तरंग है वो तापमान के कारण उत्पन्न होती है और उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ चलने लगती है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचने पर इनकी दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। इसको और ज़्यादा समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है पृथ्वी की सतह, ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह, ये है क्रस्ट, ठीक है, और ये है अथाह सागर। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो क्या है, अधिक है, लेकिन यहाँ ताप का और ऊष्मा का संचय नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी, अथाह सागर के अंदर देखिए क्या होता है कि यहाँ रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है वो क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर ताप का और ऊष्मा का संचय होता है, जिसके कारण से क्या होगा, जो तापमान है वो यहाँ अधिक हमें मिलता है। अब तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा कि जो संवहनीय तरंगे हैं वो उत्पन्न होंगी। संवहनीय तरंगे उत्पन्न होकर क्या होगी, वो पृथ्वी के जो ये पपड़ी है धरातल की, इसके नीचे यहाँ तक आएगी और यहाँ तक पहुँचने के बाद में इनकी दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है। पहली स्थिति क्या होगी कि जिस स्थान पर दो संवहनीय तरंगे अलग होकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, इसको वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, ये क्रस्ट और ये अथाह सागर। यहाँ देखिए तापमान होने के बाद में क्या है कि दो संवहनीय तरंगे क्या है कि यहाँ पर पहुँचेगी, संवहनीय तरंग उत्पन्न होकर क्या हुई, यहाँ तक पहुँची। पहुँचने के बाद में क्या होगा कि ये दो संवहनीय तरंगे एक दूसरे से अलग होकर ये संवहनीय तरंगे क्या होगी, इसके नीचे पहुँच करके
एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित होगी। एक जो है वो तो किरण तो इस साइड में प्रवाहित हो जाएगी और दूसरी क्या होगी, इस साइड के अंदर प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, अब ये इस तरह से होगी तो ये यहाँ क्या होगा, फैलाव होगा। फैलाव होने के कारण क्या होगी, तनाव की स्थिति पैदा होगी, जिस कारण जो स्थलीय भाग है वो दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में हट जाते हैं, जिससे सागर का निर्माण हो जाता है। भाई इस तरह से इस साइड में बल लग रहा है और इस साइड से इस तरफ बल लग रहा है, तो एक दोनों तरफ क्या है, एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। तनाव उत्पन्न होने से क्या होगा कि बीच वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से टूट करके यहाँ पर ये वाला भाग है वो तो इस साइड में गति करेगा और ये वाला भाग इस साइड में गति करेगा, जिससे ये वाला भाग खाली होकर यहाँ पर क्या होगा, सागर का निर्माण हो जाएगा। एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति वो होगी, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी, ये धरातल, यहाँ से क्या है कि दो किरण उठी, दो किरण उठकर क्या होगी, ये विपरीत दिशाओं में न जाकर एक दूसरे की ओर ही गति करती है, एक दूसरे की साइड के अंदर ही ये गति करती है, जिसके कारण क्या होगा कि अभिसरण या मिलने के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप धरातल में अवतलन होने से भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के करेंगे तो ये एक अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा भूसन्नति का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये दो स्थितियाँ यहाँ बताई गई है। अब देखिए आगे कि महाद्वीपों तथा महासागरों दोनों के नीचे अगर संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, परंतु महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली जो संवहनीय तरंगे हैं वो अत्यधिक वेग वाली होती है, अत्यधिक वेगवती मानी जाती है, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर तापमान का संचय उतना ही अधिक होगा, जिससे संवहनीय तरंगे वो क्या होगी, अधिक वेगवती मानी जाएगी। अब जो महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे से उठने वाली जो संवहनीय तरंगे हैं, जब जलमग्न तट के नीचे मिलकर नीचे मुड़ती है तो संपीड़न के कारण भूसन्नति का जो निर्माण होता है, क्योंकि इसका अवतलन हो जाता है। संवहनीय तरंगों की जो क्रिया है वो चक्रीय होती है तथा इसी दौरान भूसन्नति का निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति और इनका उत्थान होता है। इस क्रिया में संवहनीय तरंगों की 3 अवस्थाएँ मानी जाती हैं। ठीक है, अब वो 3 अवस्थाएँ कौन कौन सी है, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी वो 3 अवस्थाएं मानी जाती है। देखिए, संवहनीय तरंगों की जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें प्रथम जो अवस्था है उसमें क्या होता है, देखिए इसका जो समय होता है ना वो सबसे लंबा होता है। प्रथम अवस्था का जो समय होता है वो सबसे लंबा होता है, जिसके अंतर्गत 2 केंद्रों से आने वाली संवहनीय तरंगें मिलकर भूसन्नति का निर्माण करती है। भूसन्नति में तलछटीय जमाव होता रहता है तथा भूसन्नति की तलीय निरंतर दस्ती रहती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, भूसन्नति का निर्माण होता रहता है। दूसरी अवस्था की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि संवहनीय तरंगों की जो गति है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। इसके अंदर संवहनीय तरंगों की जो गति है वो क्या हो जाती है, अधिक तीव्र हो जाती है, परंतु यह अवस्था कम समय के लिए ही होती है। इस अवस्था का जो समय होता है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि प्रथम अवस्था का समय क्या था, अधिक था। इस अवस्था में तरंगों के सर्वाधिक वेगवती होने के कारण गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थों का अवतलन और उठते स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रवहन होता रहता है। तीसरी अवस्था की मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, देखिए कि अंतिम अवस्था में संवहनीय तरंगों का क्रम क्षीण होने लगता है। उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों के कारण संवहनीय तरंगों का समापन हो जाता है, जिससे समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो संवहनीय तरंगे हैं ये क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है या मंद हो जाती है, जिससे इसका समापन होने लगता है और निक्षेप के समाप्त होने जाने से स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाता है, जिससे गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और पर्वतों का उत्थान हो जाता है। इसमें जो ये मलबा है वो क्या होगा, ऊपर
उठने लगता है, जिससे पर्वतों का उत्थान शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे पर्वतों का उत्थान शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ऑर्थर होम्स के संवहनीय तरंग सिद्धांत के बारे में चर्चा की है कि ऑर्थर होम्स ने पर्वतों के जो निर्माण के लिए जो सिद्धांत दिया है, संवहनीय तरंग सिद्धांत, वो क्या है। इसके अनुसार पर्वतों का जो निर्माण होता है वो संवहनीय तरंगों के कारण होता है। आज की क्लास में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट भूगोलवेत्ता के पर्वत निर्माण सिद्धांत की बात करेंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।